नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो जीएसएससी सीजीएल का लैंग्वेज पेपर का जो बुक हमें पढ़ना है दोस्तों, सोन माटी, उसका एक कहानी हमें दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऑनलाइनर के फॉर्म में पूरी कहानी को रिवाइज करने वाले हैं। कम से कम आपके 60 से ज़्यादा ऑनलाइनर के रूप में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उस कहानी का नाम है दोस्तों टाइटल। टाइटल क्या है? तो उसका उबार है। जो सोन माटी बुक का जो पहला कहानी है उबार, उसी के बारे में हम टोटल वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको ये कहानी दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आपके सामने वन लाइनर के फॉर्म में देने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आएंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि मैं अगले और कोई वीडियो लेके आपके सामने ज़रूर आ सकूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है इस बुक से कि सोंद माटी किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो ये उबार कहानी है, ये आपका सोंद माटी बुक का पहला कहानी है। तो उसमें पूछा जा सकता है कि सोंद माटी किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके विनोद कुमार। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोंद माटी कैसन किताब लागे, मतलब सोंद माटी जो बुक है ये किस तरीके का किताब है? तो दोस्तों इस बुक में आपका कहानी और कविता दोनों का संग्रह किया गया है, तो इसलिए यह बुक आपका किस तरीके का किताब है? तो कहानी और कविता का संग्रह है। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका सोन माटी किताब का प्रकाशन कहाँ किया गया है? मतलब आपको बताना है कि सोन माटी का जो किताब है इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है। तो ये दोस्तों ये आपका जनजातीय भाषा एकेडमी रांची के द्वारा किया जाता है सोन माटी बुक का प्रकाशन। अगला प्रश्न बन सकता है कि जो प्रोफेसर विनोद कुमार कहाँ पे पढ़ाते थे? जो सोनमाटी बुक की किताब है प्रोफेसर विनोद कुमार, ये कहाँ पे पढ़ाते थे? तो दोस्तों ये रांची कॉलेज रांची जो में है, तो ये यहाँ के शिक्षक थे। यहाँ पे ये प्रोफेसर के रूप में काम करते थे, पढ़ाने का काम करते थे। अगला प्रश्न इस बुक से बन सकता है दोस्तों, इस कहानी से, कि प्रोफेसर विनोद कुमार किस विभाग से जुड़े हुए थे? तो ये दोस्तों आपके रांची कॉलेज में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न बन सकता है कि सोंद माटी बुक का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? मतलब जो ये पहला बुक का पहला बार कब प्रकाशन किया गया था? पहली बार कब यह इसका छपाई किया गया था? तो सोंद माटी बुक का प्रथम प्रकाशन दोस्तों ये आपका 1990 ईस्वी में किया गया था। अगर दूसरा प्रकाशन की बात करें दोस्तों, तो ये दूसरा प्रकाशन आपका 2017 ईस्वी में इसका किया गया था। अगला प्रश्न बन सकता है कि सोंद माटी बुक का मुद्रक कहाँ है? मतलब इसका जो छपाई कारखाना, मतलब जो जहाँ से छपता है दोस्तों ये मुद्रक, तो मुद्रक कहाँ है? तो ये वर्मा यूनियन प्रेस रांची है, यहीं से इस किताब का सोंद माटी बुक का छपाई किया जाता है। अगला प्रश्न बन सकता है इस बुक से कि सोंद माटी बुक में दो शब्द किसने लिखे हैं? दोस्तों जो सोंद माटी बुक है इसका जो स्टार्टिंग पेज है उसमें दो शब्द एक लिखा गया है। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न बन सकता है कि प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म आपका 18 नवंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपका ग्राम दारूडी और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये इनका प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म हुआ था। पिता का नाम है मथुरा प्रसाद। और विनोद कुमार की अन्य कौन कौन सी किताबें हैं? तो ये रूसुल पुटूस, एक टोकरी फूल, ये दो अन्य किताबें हैं। और विनोद कुमार की रचना कहाँ से प्रसारित होता था? तो ये आकाशवाणी एवं दूरदर्शन रांची से भी प्रसारित किया जाता था। डॉक्टर विनोद कुमार की जितनी भी रचनाएं थी, कुछ कुछ रचनाओं को आपका आकाशवाणी एवं दूरदर्शन रांची के द्वारा प्रसारित किया जाता था। अगला प्रश्न बन सकता है, अब यहाँ से जो मेन टाइटल है दोस्तों उबार कहानी, ये यहाँ से इसका प्रश्न बन सकता है। इस तरह से बन सकता है कि सोंद माटी किताब में कुल कितनी कहानियां दिया गया है? तो 10 कहानियां दिया गया है, जिसका पहला कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं उबार। और सोंद माटी बुक में टोटल 31 कविताएं हैं। तो दोस्तों उबार से किस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, अब उबार से रिलेटेड सारे प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो बनेगा दोस्तों कि उबार का अर्थ क्या होता है? मतलब जो उबार का मीनिंग क्या होता है? तो उबार का अर्थ होता है दोस्तों उद्धार करना, तारना। अगला प्रश्न बन सकता है कि उबार के मुख्य पात्र कौन है? जो उबार कहानी है, इस कहानी में जो मुख्य पात्र कौन है? तो झबरू। झबरू दोस्तों, झबरू नाम का एक व्यक्ति होता है, ये इस कहानी का एक मेन मुख्य पात्र है। तो झबरू का पेशा क्या है, वह क्या करता है? तो जो झबरू एक किसान है, छोटा सा किसान है दोस्तों, टूटपुंजिया किसान है। झबरू का बेटा का नाम पूछा जा सकता है, तो झबरू का बेटा कौन रहता है? तो बिहारी रहता है। बिहारी को क्या बनाना चाहता है झबरू? मतलब जो झबरू है ये अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? तो ये दोस्तों कहानी में आपको पढ़ने से पता चलेगा कि ये आपका उसको अपने बेटे को पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता है।
अगला प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि किसने कहा था कि बिहारी बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। मतलब ये बिहारी के बारे में किसने कहा था कि वह बड़ा होगा तो पुलिस इंस्पेक्टर ही बनेगा। तो उसकी दादी ने बोला था दोस्तों, जब जब बिहारी का जन्म हुआ था उसी समय उसकी दादी ने कहा था कि बिहारी जो है बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि झबरू के परिवार में कितने सदस्य हैं। तो टोटल 5 सदस्य हैं दोस्तों। हस्बैंड वाइफ खुद और 2 बेटियां और 1 बेटे। हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि उनका क्या नाम होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि झबरू के कुल कितनी बेटियां थीं। तो टोटल 2 बेटियां थी दोस्तों। इन दोनों बेटियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इनकी पहली बेटी का नाम था पर्वतिया और दूसरी बेटी का नाम था आपका सुमिया और बेटा का नाम था बिहारी और दोनों हस्बैंड वाइफ। टोटल 5 सदस्य हुए। झबरू का जमीन कितना था आपके, मतलब झबरू जो किसान था उसके पास कितना टोटल जमीन था। तो 2 कट्ठा बारी था दोस्तों इसके पास। अगला प्रश्न बन सकता है इस कहानी से दोस्तों कि बिहारी मैट्रिक पास किए हुए कितना वर्ष हो चुका था। तो दोस्तों बिहारी जो है इस कहानी में बताया गया कि बिहारी मैट्रिक पास किए हुए 2 वर्ष हो गया है और वह अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाया था क्योंकि उसके पास आर्थिक तंगी के कारण वह एडमिशन नहीं करा पाया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी का एडमिशन कॉलेज में क्यों नहीं करा पाया था झबरू, मतलब उसका पिताजी बिहारी का एडमिशन कॉलेज में क्यों नहीं करवा पाया था। तो ये आर्थिक तंगी के कारण बिहारी का एडमिशन कॉलेज में नहीं करा पाया था। अगला प्रश्न बन सकता है कि बिहारी का स्वभाव कैसा था। तो दोस्तों बिहारी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, पढ़ने में काफी अच्छा था और सीधा साधा लड़का था। अगला प्रश्न बन सकता है कि झबरू द्वारा बिहारी को कोनो काम, मतलब किसी तरह के काम करने की सलाह जब देता है तो बिहारी कहाँ भागकर जाना चाहता है। यानी कि जब उसके पिताजी दोस्तों झबरू के द्वारा बिहारी को कहता है कि आप कोनो किसी तरह का कोई काम वगैरह करो, अपना खर्च वगैरह निकालो, तो बिहारी मन में सोचता है कि कहाँ मतलब भाग के जाना चाहता है। तो वह रांची भाग के चला जाना चाहता है। तो रांची क्यों जाना चाहता है, तो किसी तरह के मतलब किसी बाबू के घर में या किसी के घर में काम करने के लिए या किसी होटल में काम करने के लिए वह बिहारी जो है सो रांची भाग जाना चाहता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि झबरू का किस्मत किस फसल के पैदावार से चमक गया, मतलब झबरू का किस्मत है सो मतलब किस फसल का पैदावार की सबसे ज्यादा हुआ। तो आलू का फसल दोस्तों एक समय था, आलू का फसल में काफी अच्छे फसल हुआ झबरू के पास। तो उससे सोच रहा था कि वह आलू के फसल को बेच के अपने बेटे को कॉलेज में एडमिशन करा सकेगा। इसमें अगला प्रश्न बन सकता है, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि झबरू किसके घर छठी में हजामत बनाने गया था। जब दोस्तों जो बच्चे का जन्म होता है तो उसकी खुशहाली में दोस्तों छठियारी मनाई जाती है। तो झबरू दोस्तों किसके छठियारी में जाके हजामत बनाने गया हुआ था। तो ये तिलका कुम्हार के यहाँ पे हजामत बनाने गया था। झबरू के गांव में ठगी करने वाले या फिर पॉलिटिक्स करने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। गणेश बाबू और महेश बाबू ये 2 व्यक्ति थे झबरू के गांव में जो काफी ठगी करने का काम करते थे। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि झबरू जो है साइंस लेके पढ़ा हुआ था और झबरू के साथी अ, शुभचिंतक कौन था। तो झबरू का जो दोस्त था दोस्तों या फिर शुभचिंतक के बारे में पूछा जा सकता है तो उस कैरेक्टर का नाम क्या है, तो बुधना रहता है। बिहारी के सहपाठी कौन कौन थे, मतलब मैट्रिक साथ में बिहारी के साथ साथ में कौन कौन से। झबरू को सलाह किसने दिया कि बिहारी का नाम कॉलेज में लिखवा दो। तो ये सलाह आपका बुधना के द्वारा झबरू को दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणेश और महेश पढ़ा था पर काफी घुरपेच था, मतलब बदमाश था। तो बीए की पढ़ाई करने के बावजूद भी वे लोग काफी बदमाश थे। बीरू कौन रहता है, तो बीरू जो रहता है सो बड़े साहूकार का बेटा रहता है। कांजी हाउस क्या है, इसमें एक जिक्र किया गया है कांजी हाउस का। तो कांजी हाउस में दोस्तों जैसे कि गांव में जो आवारा जानवर होते हैं या फिर किसी के खेत में या फसल को खा जाते हैं तो उन जानवरों को जहाँ पे बांधा जाता है उसे कांजी हाउस कहा गया है। झबरू के गोहाइल से डांगर के खोल देलथिन, मतलब जो झबरू का जो जानवर रहता है, मतलब जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है वहां से किसके द्वारा ये जानवरों को खोल दिया जाता है। तो ये बीरू और महेश बाबू के द्वारा इनके जानवरों को खोल दिया जाता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि जो झबरू का जानवर है किसके खेती को जाके खा जाता है। जब बीरू और महेश बाबू जो है झबरू के जानवर को खोल दिया जाता है रात में ही जाके, तो ये जाके उसके जानवर है सो झबरू के जानवर गणेश के खेती को जिसमें गेहूं का फसल लगा होता है तो ये जाके खा जाता है। अगला प्रश्न इसी तरह बन सकता है कि गणेश बाबू के खेत में किस कौन सा फसल लगा हुआ था, तो गेहूं का फसल लगा हुआ था। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि झबरू और गणेश के बीच मध्यस्थता करने
करके किसने पंचायत कराने का व्यवस्था कराया था। जब बीरू और महेश बाबू के द्वारा झबरू के जानवर को खोल दिया जाता है तो उसका जानवर गणेश बाबू के खेत में गेहूं का फसल जो है सो खा जाता है। तब जाके झबरू और गणेश के बीच में पंचायत कराने का जो मध्यस्थता किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बीरू के द्वारा कराया जाता है। बीरू जो है सो झबरू से कितना रुपया घूस लिया रहता है, तो बीरू जो है सो झबरू से 20 रुपये का घूस लिया रहता है। क्यों घूस क्यों लिया रहता है? तो बोलता है कि पंचायत में वह झबरू का साथ देगा, मतलब झबरू के तरफ होके बोलेगा। अगला अगला प्रश्न बन सकता है कि पंचायत किस दिन हुआ था, तो ये रविवार के दिन में पंचायत का बैठक होता है। पंचायत किस पेड़ के नीचे संपन्न हुआ, तो ये बरगद के पेड़ के नीचे संपन्न हुआ। पंचों के मुख्य कौन थे? जो पंचायत हुआ था उसमें मुख्य कौन कौन थे, तो बीरू और महेश, ये दो जो पंचायत के मुख्य थे। पंचों ने किसे दोषी ठहराया, तो इसमें दोस्तों आपका झबरू को ही दोषी ठहरा दिया गया। और कितने रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, तो 200 रुपए का जुर्माना लगा देता है। झबरू ने अपना जमीन बेच के जुर्माना चुकाया था। झबरू के पास जब 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया तो उसके पास पैसे नहीं थे चुकाने के लिए, तो झबरू ने अपना जमीन बेच के अपना जुर्माना चुकाया। झबरू जो है सो अपना जमीन को कितने रुपए में बेचा, तो झबरू का जो जमीन है सो अपना 500 रुपये में बेचा, जिसमें से 200 रुपये वह जुर्माना चुकाया और बचे हुए 300 रुपये का क्या किया, तो बचे हुए 300 रुपये को वह बिहारी का एडमिशन कॉलेज में करा दिया गया। बिहारी जो है आईए में किस श्रेणी से पास हुआ, तो वह प्रथम श्रेणी से पास हुआ। बिहारी के पिता की मृत्यु कब हो गई, तो कॉलेज खत्म होने के 3 वर्ष बाद, जब वह 12th पास कर लिया बिहारी और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया 3 वर्ष के बाद, तो उसके पिता की मृत्यु एक बीमारी से हो जाता है। बिहारी को आगे की पढ़ाई का खर्च किसने किया, तो जो आगे की पढ़ाई दोस्तों, जो बिहारी का पिता जो की मृत्यु जो था कॉलेज खत्म होने के बाद, यानी कि जब ग्रेजुएशन के पहला पार्ट 1 में ही रहता है, फर्स्ट ईयर में रहता है, उसी समय उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। बचे हुए आगे की पढ़ाई उसकी मम्मी के द्वारा करवाया जाता है। माँ ने मतलब उसकी मम्मी है सो बिहारी की माँ जो है सो उसे पढ़ाने के लिए क्या बेचती है, तो जो गले में पहनने वाला जो पहले के ज़माने के जो लेडीज़ लोग रहती थी दोस्तों, हसूली पहनती थी, मोटा-मोटा जो किसी चांदी वगैरह का कुछ बना हुआ रहता था या किसी का बना हुआ रहता था, उसका हसूली को बेच के आगे की पढ़ाई बिहारी को कंप्लीट करवाती है। बिहारी ने आगे की पढ़ाई में क्या किया, तो बीए कंप्लीट किया और बीए करने के कितने महीने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर की परीक्षा दिया, तो बीए कंप्लीट करने के बाद वह 3 महीने के बाद दोस्तों ये पुलिस इंस्पेक्टर का परीक्षा दिया। बिहारी का उबार किसके द्वारा किया जाता है, और परीक्षा देने के बाद दोस्तों वह पास भी हो जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर अंततः बन भी जाता है बिहारी। तो बिहारी का उबार किसने किया दोस्तों, तो झबरू, उनकी उसके पिता के द्वारा झबरू जो है उसके पिता बिहारी के पिता के द्वारा बिहारी का उबार किया गया, मतलब उसका उद्धार कर दिया गया। सोंद माटी बुक का प्रथम कहानी है आपका ए उबार। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल 66 एमसीक्यू, मतलब 1-लाइनर के फॉर्म में हम इस वीडियो में सारे डिस्कस किए। अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आगे और भी जो कहानियां बची हुई है उसको इसी तरह के फॉर्म में आपको शॉर्ट रिवीजन के तौर पे आपको देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट कुछ हो रहा है तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।